मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है 9th क्लास में आज का विषय आपका हिंदी ग्रामर में क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का 9th और 10th क्लास में जो है आपका विषय है लेसन जो कि आपका 8th है ग्रामर में, हिंदी का मानक रूप। जब हम किसी भी प्रांत में या कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार जो है भाषाएं बोलते हैं, तो उसको जो है सुसंगठित करने के लिए जो है एक कुछ विद्वान या कवि जो हैं उसको एक रूप बनाने के लिए कि जो है हिंदी को एक रूप में ही बोला जाए सभी प्रांतों में, और लिखने के ढंग में जो है एक ही तरीका होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं यानी कि हिंदी का मानक रूप। एक जो है निश्चित तय कर तो उसमें जो है निश्चित कर दिया जाता है कि किस तरीके से जो है हिंदी के अक्षरों की बनावट और जो है हिंदी के अक्षरों को हम लिखते हैं। तो इसमें जो है अनेक विद्वान और शिक्षित विद्वान यानी कि लोग भाषा के लिए कुछ मापदंड बनाते हैं। उन मापदंडों को देखते हुए यह मापदंड ही भाषा के मानक रूप का परिचायक होता है। जो भी वो मापदंड लेकर चलते हैं तो वही जो है हिंदी का मानक रूप का जो है परिचायक एक रूप से बन जाता है। व्याकरण भी इसी दिशा में हमारी सहायता करता है, क्योंकि अगर हम बिना व्याकरण के कोई भी वाक्यांश लिखते हैं, मान लिया मैंने वाक्य लिखा कि खा चुके हैं कुछ व्यक्ति खाना, ये लिख तो दिया है हमने खा चुके हैं कुछ व्यक्ति खाना, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से जो है इसका मापदंड हमारा वो ठीक नहीं है। तो क्या होगा अगर हम इसको सही व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम मापदंड के अनुसार लिखेंगे, सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। क्लियर हो गई आपको? क्योंकि अगर व्यक्ति को कुछ भी बोलना है लिखना है तो वो किसी भी तरीके से लिख सकता है। अगर वो व्याकरणिक दृष्टि से नहीं लिखता तो उस वाक्य को या उस शब्द को जो है सार्थक नहीं माना जाता, उसका कोई जो है अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए जो है कुछ विद्वान और कुछ जो है इसमें शिक्षित वर्ग कुछ मापदंड अपने तैयार करता है भाषा के माध्यम से। और भाषा में व्याकरण का भी एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण दिशा होती है, और व्याकरण भी इस दिशा में हमारी सहायता करता है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए या किसी भी शब्द को लिखने के लिए। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लकम, ले के में लकम, मैंने वर्ण तो इसमें जोड़ दिए हैं, कहने को तो ये शब्द बन गया, लेकिन ये जो है हमारा कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द है, ले क में, क्योंकि इसका जो है बेटा कोई भी अर्थ नहीं है, नहीं ना इसका। वैसे तो वर्णों के मेल को अगर हम कहा जाए, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन ऐसे ये परिभाषा हम देंगे वो रॉन्ग होगी। तो क्या देंगे? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर हम ये जो है हमारा कौन सा रूप है, इसको क्या रूप बोलेंगे? निरर्थक। क्या रूप बोलेंगे इसको हम? निरर्थक रूप। तो निरर्थक का तात्पर्य होता है बेटा गलत, यानी कि ये गलत रूप है। अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा? कलम। तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया? ये हमारा सार्थक रूप हो गया है, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य भी कहते हैं और जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं। मान लिया हमने शब्द तो ठीक लिख दिए, लेकिन जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, खा चुके हैं सभी व्यक्ति खाना, लेकिन इसमें शब्द तो सभी अर्थ दे रहे हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से जो ये है ये ठीक नहीं है। तो इसको जो है व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाने पर तो जो है ये क्या बन जाएगा? वाक्य का सार्थक रूप बन जाएगा।
तो वर्तमान काल में जो है खड़ी बोली कुछ प्रांतों में बोली जाती है, जिसको खड़ी बोली कहते हैं। तो इसमें जो है वर्तमान काल में, वर्तमान जो अब चल रहा है, उसमें खड़ी बोली हिंदी का जो रूप प्रचलित है, जो हिंदी की खड़ी बोली है, जो उसमें चल रहा है खड़ी बोली में रूप, तो वही उसका जो है मानक रूप है। खड़ी बोली का जो है उसका वो मानक रूप है। जैसे हिंदी में कई ऐसे वर्ण हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं, यथा झ, भ, ए और श्रे आदि जो हैं। इसी प्रकार गई, इसी प्रकार जो है एक ये होता है गई, इसको भी हम क्या बोलते हैं, गई, और एक जो है हम इसको भी क्या बोलते हैं, गई। समझ रहे ना? तो इन दोनों में जो है गई गई बराबर नई, नई, यानी कि नई भी जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। समझ रहे ना? नई, एक तो नई ये हो गया, और एक अगर हम नई लिखेंगे तो ये भी हमारा नई हो जाएगा। तो इसको जो है हिंदी के कौन सी खड़ी बोली के रूप से इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। जैसे झंडा, तो झंडा हम कैसे लिखते थे पहले, ये हम लिखते थे ऐसे, झंडा, ठीक है। अगर लिखते हैं गंदा, गंदा, तो हिंदी के मानक रूप ने क्या कर दिया है, ये आदाने ने आधा में जो हम बनाते हैं, इनको खत्म करके जो है शॉर्ट रूप कर दिया है, यानी कि संकुचित रूप कर दिया है। तो ये हमारा क्या आ गया, झंडा। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी का मानक रूप। समझ रहे ना? क्या होता है हिंदी का मानक रूप, यानी कि भाषा को एक तरीके से उसको संकुचित कर देना रूप को, तो वो हिंदी का मानक रूप। अब जैसे हम लिखते हैं, जैसे आपके समय में ये हमारा हिंदी का मानक रूप चल गया था, और जो हमारा समय था यानी कि कुछ साल पहले, तो तब जो है हिंदी का मानक रूप शुरुआत नहीं हुआ था। तो आज भी अगर जो हमने सीखा है अपने टाइम में, वही हमारी बच्चे की या किसी की भी जो है आदत बन जाती है। तो अब जो हम अब भी आज भी जो है हम लिखते हैं, वो हिंदी का खड़ी रूप ही हम प्रयोग में करते हैं। खड़ा रूप कौन सा है हमारा, यानी कि गंदा, ने, आदाने, आधा में जैसे संबंध, तो उसमें भी में आधा आएगा, यानी कि उनका जो है हम प्रयोग करते हैं आज भी। और आज के जो वर्तमान समय में हिंदी का मानक रूप आ गया है, यानी कि भाषा को एक रूप से संकुचित बनाना। तो उसमें जो है जैसे हम संबंध लिखते हैं, स म, यानी कि अनुस्वार लगा दिया, ब और ये न और ये ध, यानी कि ये शॉर्ट रूप एक बना दिया है। तो इसे हम हिंदी का मानक रूप की संज्ञा देते हैं। हिंदी का मानक रूप इसको जो है कहा जाता है। हिंदी में कई ऐसे वर्ण हैं जिनके दो दो रूप, जैसे झ, भ मैंने आपको बताया, अ और से आदि। इसी प्रकार जैसे गई, नई, हाँ, तो ये दो तरीके से, एक खड़ी भाषा का हो गया रूप हमारा, और एक जो है हमारा मानक भाषा का रूप बना दिया गया है। शब्दों को लिखने का प्रचलन है, यानी कि इस तरीके से जो है शब्दों को लिखने का, जैसे संबंध, और संबंध हम खड़ी भाषा में लिखेंगे तो म और ब और द और ध, समझ रहे हैं? तो ऐसे जो है ये प्रचलित रूप है, यथा झ, भ, ए और से आदि इसी प्रकार जो है लिखे जाते हैं। तो इसमें जो है इन शब्दों में के अर्थ तथा वाक्य विन्यास में भी विविधता मिलती है। वाक्य जो विन्यास होता है और शब्दों में जो है विविधता होती है, उसमें भी जो है क्या, यानी कि अलग मिलते हैं, जिसमें एक रूपता लाने के लिए, यानी कि एक ही रूप लाने के लिए हिंदी का मानक रूप जो है हमने उसकी आवश्यकता पड़ी कि सभी जगहों पर जो है, यानी ये पूरे भारत में एक ही तरीके का हिंदी का रूप माना जाए और एक ही तरीके का जो है
भाषा का प्रयोग किया जाए तो उसमें जो है हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, यानी कि हिंदी के मानक रूप की आवश्यकता पड़ी। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सराहनीय योगदान दिया, क्योंकि जो हिंदी का मानक रूप बनाया है तो उन्होंने उनमें जो है कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कवि लेखक ने जो है अपना योगदान दिया। तो हिंदी का मानक रूप अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने हिंदी का मानक रूप दिया है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक लेखक और कवि के रूप में प्रख्यात थे। प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध थे और सराहनीय योगदान जो है उन्होंने दिया था। आगे चलकर जो है मैथिली शरण गुप्त का नाम आपने सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त, फूल मत तोड़ो वनमाली, मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पर वीर सैनिक की जो है वहाँ से बुझाए। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी कविता है, ये 11th-12th में पढ़ोगे आप। तो मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने भी मानक भाषा में अपना योगदान दिया। पंत और निराला, महादेवी वर्मा आदि जो है लेखक और कवियों ने मानक हिंदी में जो है अपना सराहनीय योगदान दिया। सराहनीय यानी कि सराहने लायक। और ये खड़ी बोली हिंदी के मानक रूप को भी प्रोत्साहित किया इन्होंने, कि जो हिंदी का खड़ी बोली का रूप जो है इसको भी होना चाहिए, यानी कि इसको भी लिखा जाना चाहिए। खड़ी बोली को भी जो है इन्होंने उसमें भी योगदान दिया कि इसको जो है लिखा जाना चाहिए, ये हटना भी नहीं चाहिए। मानक रूप तो दिया है इन्होंने। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये सभी जानते हैं कि हिंदी की जो है हमारी लिपि कौन सी है? वो देवनागरी। इस लिपि में एक रूपता बनाए रखने के लिए, यानी कि एक ही रूप को बनाए रखने के लिए जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा कुछ अन्य संस्थाओं ने जो है देवनागरी लिपि का मानवीकरण नहीं, मानकीकरण। कौन सा? यानी कि हिंदी भाषा का एक रूप बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तथा कुछ अन्य संस्थाओं ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है। मानवीकरण नहीं, मानकीकरण किया है। इसमें जैसे सुविधा तथा एक रूपता बनी रहती है। देवनागरी हिंदी में जो है एक जैसी सुविधा और एक रूप इसका बना रहे, इसलिए जो है इन्होंने इसको किया है। देवनागरी लिपि का जो है मानक वर्णमाला निम्नलिखित है। जैसे स्वर कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी बोर्ड पर। मानक वर्णमाला, मानक वर्णमाला अलग से बनाएंगे ये। जैसे स्वर है, स्वर में क्या क्या आएगा ये भी आपको पता होगा। स्वर में क्या क्या आता है? जैसे अ, ई, उ, आ और ई, उ। ये जो छोटे वर्ण होते हैं ना, ये जल्दी बोल जाता। अ, आ, ई, उ, ऐसे। तो इसका जब उच्चारण करते हैं हम तो इस प्रकार करते हैं। ये आगे बाकी के हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है जैसे मात्राएं आपकी लगाई जाती हैं, इसमें मात्राएं हैं। जैसे ए की हमारी कौन सी मात्रा? ये वाली। और ई की आ की होगी, और ई की छोटी ई की कौन सी होगी? हमारी ये वाली मात्रा। और इसी के नीचे मैं लगाती हूँ ये, और ऊ की ये, और बड़े ऊ की ये। आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? आगत, आगत स्वर
स्वर हैं आपके, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है ना, डॉक्टर, डॉल, ऊपर चंदा बिंदु नहीं कहते इसको, एक डॉट के रूप में इसको हम कहते हैं, ओ के रूप में, जैसे ओ, इसको ये हम बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, आगत स्वर। अब जैसे आपको अनुस्वार पता ही है, अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुस्वार, एक बिंदु जो होता है हमारा बिंदु, इसको जो है हम इसको कहते हैं। ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं, जैसे आपने डीजे क्लास में देखा था, नहीं आपने, तो ना ही ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं, अनुस्वार। और विसर्ग जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं, विसर्ग, जैसे अक्षर लिखेंगे हम इसका प्रातः, तो ये विसर्ग जो है किसका करते हैं, यानी कि अंग का वो करते हैं, विसर्ग जो लगते हैं, जैसे ये वाला अह, इसको बोलते हैं अह, अंग इसको बोलते हैं और अह इसको बोलते हैं। फिर आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहेंगे हम, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, तो ये होता है हमारा अनुनासिक। देखना इस साइड बैठ सकते हो, अनुनासिक। तो अनुनासिक का उदाहरण जैसे आँख, तो ये है हमारा अनुनासिक का उदाहरण। फिर आपके व्यंजन जो है आपको सभी को पता है कैसे जो होते हैं हमारे, कहाँ तक का होते हैं, है तक का व्यंजन होते हैं। और फिर जो है देवनागरी अंक, देवनागरी अंक जो होते हैं हमारे, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, बताऊंगी एक बार, ये मिटा दो, उतारते हो नहीं, उतारते ही नहीं, उतारिएगा। रेज कर दो इसको। इसमें जो है देवनागरी अंक, अब बताऊंगी मैं आपको देवनागरी अंक। देवनागरी अंक जो है कैसे लिखते हैं हम, एक से 0 से शुरू करेंगे, 1 को 1 का, 2 को 2 का, ऐसे हिंदी में बोलते थे, 3 4 5 6
जैसे हम हिंदी में 6 बनाते हैं ना, ऐसे जो है इसको थोड़ा सा राउंड में ऐसे 7, 8, 9, और ये 10 ऐसे लिखते थे हम हिंदी में। 9 देखो कैसे बनाया, 8, अब जैसे अंतरराष्ट्रीय भाषा में हम कैसे लिखते हैं इनको, ये अंतरराष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत कैसे लिखेंगे हम, सभी को पता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10। ये किस भाषा में है अगर पूछा जाए आपको, अंतरराष्ट्रीय भाषा। और ये अंक कौन सी भाषा में है, देवनागरी अंक, याद होने चाहिए। तो जैसे 9 को ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है, 9 को ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है। ये वाला 9 ऊपर जो 9 के ऊपर लिखा है ना, ऐसे भी कई जगह जो है 9 को लिखा जाता है। और 8 को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये दोनों तरीके के आपको ये चीज मिल सकती है, 8 और ये 9। तो ये बताया मैंने अभी आपको अंक, देवनागरी अंक, किस तरीके से देवनागरी अंक लिखते थे। हमने जो अपने टाइम में पढ़ा, हमने ये वाले अंक को सीखा है। इसी में जो है पहाड़े जिनको बोलते टेबल, आप अब जो है वर्तमान में टेबल कहा जाता है पहाड़ों को, 2 दूनी 4, 2 तियो 6 इस तरीके से। और उसको जो है कटिंग करके, यानी कि जैसे आप उसको बोलते हो डोजिंग, क्या बोलते हैं ऐसे, तो इस तरीके से इसमें उल्टे सीधे पहाड़े, यानी कि पहले इतना मतलब पहाड़ों में इतना ज़्यादा समय अध्यापक बच्चों को देता था कि मन पटल पे कभी भी कोई भी पूछ ले तो उनको वे बोल देते थे कि इतना कितना होता है फटाफट। अब जो है आज के समय में इतना, वर्तमान समय में इतना नहीं, बाकी टेक्निकी इतनी आ गई है तो उसको देखते हुए इन पर कम ध्यान दिया जाता है। फिर आगे आता है आपका हेडिंग स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग, स्वर कौन से थे, अ, आ, पता है ना, और व्यंजन कौन से होते हैं, क, ख, ग, याद रहेगा। तो आगे जो है स्वरों का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है। स्वरों का प्रयोग जो है 2 रूपों में किया जाता है, मूल रूप में, और इनका प्रयोग इनके मूल रूप में होता है। जैसे अ यानी कि अमर, अगम, तो अगम में अ का प्रयोग हुआ स्वर का, और अमर में अ का प्रयोग हुआ। तो अगम यानी कि आकाश, स्वरी है ना अभी, आ से आकाश, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, आ स्वर का। कौन किसका प्रयोग हुआ इसमें, आ स्वर का हुआ। और आखेट अगर हम बोलेंगे, आखेट, आखेट में भी आ स्वर का जो है हमने प्रयोग किया है। तो इसमें अन्य जैसे ई से इलाज, ई स्वर का, और ऊ से जो है इसमें उजाला। अब इसको जैसे मैंने पहले आपको स्वर बताए थे, जो छोटा ऊ हम बोल देते हैं कई बार बच्चों को बताने के लिए, एक बड़ा ऊ और छोटा ऊ, थोड़ा सा ऐसे भी समझा देते हैं। ऊ यानी कि उजाला। ए से कोई भी एकल, एकता, कोई भी ऐसा जो है बन जाता है। तो स्वरों का जो है दूसरा प्रयोग उनकी मात्राओं के रूप में होता है।
पता है मात्राएं, ए की, आ की, ए की, जैसे नीचे मैंने बताई थी मात्राएं, है ना। तो पहले तो हम स्वर ऐसे लिख लेते हैं और फिर जब बच्चों को हम UKG में यानी कि PP3 में सिखाते हैं मात्राएं, तो ए पे आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, तो ये ऐसे हम उनको सिखाते हैं। तो स्वरों के माध्यम से ही हम मात्राओं को सीख सकते हैं। तो जैसे आ बताया था मैंने, आ से अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे द व्यंजन पर, तो क्या बन जाएगा, दा, और द, और फिर आ की मात्रा लगाएंगे दादा। ये एक आपका स्टार्टिंग जो कि आपने मात्राएं सीखी थी वो भी दोबारा दोहराई हो रही है इसमें। और ये तो हो गया आपके स्वर किस तरीके से कैसे, ये सभी को पता है लगभग। और फिर आते हैं आपके आगत स्वर, जैसे मैंने डॉल, डॉक्टर, वो ओ वाला बताया था आगत स्वर। तो हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के आने से जो है उन शब्दों के उच्चारण को सही रखने के लिए आगत स्वरों का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें ओ का प्रयोग किया गया था, बताया था मैंने सामने। और जो है इसमें अपना लिया है, यानी कि ओ को अपना लिया है, जैसे डॉक्टर, डॉल, मॉडल आदि को जो है यानी कि ये अंग्रेजी का शब्द है और इसको जो है आगत स्वर के रूप में हिंदी में अपनाया है। इसका प्रयोग इन शब्दों में होता है जैसे कॉलोनी, डॉक्टर, बॉल, कॉफ़ी आदि। हमेशा याद रखोगे कौन सा है ये आगत स्वर। अब 2-4 दिन पीछे मैं आपसे पूछूंगी कि आगत स्वर कौन सा है या मानक हिंदी का कौन सा रूप है। तो ये अभी जो है कंप्लीट नहीं है, बाकी की वीडियो जो है व्यंजनों का प्रयोग। अभी पहले मैंने बताया स्वर का प्रयोग, उससे मात्राएं कैसे बनाई जाती, कैसे लगाई जाती है व्यंजनों पर, और आगत स्वर का प्रयोग। अब है व्यंजनों का प्रयोग। हिंदी के जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो क व्यंजन में आते हैं ना, च क की जो लाइन होती है उसको क वर्ग बोलते हैं हम। और नेक्स्ट जो आती च छ ज झ न, तो उसको च वर्ग कहा जाता है, वर्ग, समझ रहे ना। त से शुरू होती है ना, तो उसको हम त वर्ग बोलते हैं, यानी कि त के वर्ग में जो जो वर्ण आते हैं, त थ द ध न, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि त वर्ग के अंतर्गत। तो कई बार जो होता है ऐसे ही प वर्ग के पाँच होते हैं ना, पांचों लाइनों में पाँच जो है इनके क्या होते हैं, कुल मिलाकर ये 25 होते हैं। कौन कौन से, क वर्ग, च, ट, त और प, 5 मिलाकर यानी कि टोटल 25। फिर आता है आपका अंतस्थ और ऊष्म वर्ग, जैसे समझ रहे। ऊष्म वर्ग कौन सा होता है कि जब हम बोलते हैं तो मुंह से जो है सिट्टी की आवाज़ निकलती है, गर्म ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्लियर। अगर आपसे उदाहरण मांगा जाए कि ऊष्म व्यंजन का उदाहरण दीजिए, तो कौन से होते हैं, श वाले जो वर्ण होते हैं वे हमारे ऊष्म व्यंजन के होते हैं। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो हमारी नाभि जो है अंदर की ओर जाती है। य, र, ल, यानी कि ये वर्ण वाले वर्ण कौन से, ये वर्ग के, जो ये के ये रे ले वे, ये वाले नहीं, श नहीं आएगा इसमें, ये रे ले वे, तो ये कितने होते हैं, 4। कौन से होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ ज, ये ज्यादा य, र, ल, तो इनको अंदर से यानी कि नाभि से निकलते हैं हमारी। ये कुछ वर्ण होते हैं कि मुंह से, जीभ से, बाहर से ही निकल जाते हैं। कुछ जो होते हैं स्पर्श करके निकलते हैं, घर्षण करके निकलते हैं, तो उनको अलग अलग हमने नाम दिया है। ठीक है। तो आज जो है मैंने आपको हिंदी का मानक रूप बताया है और इसमें कुछ जैसे
देवनागरी में अंक कैसे लिखे जाते हैं, देवनागरी में जो है शब्द कैसे लिखे जाते हैं और हिंदी का जो है मानक रूप कैसे संकुचित हो गया है, इनके बारे में जो है पूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी है। तो आज के लिए 9th और 10th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।